नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार पुतिन बांग्लादेश को रुपए में भुगतान करने को क्यों कह रहे हैं। कहीं वो बांग्लादेश और भारत की दोस्ती तो नहीं कराना चाह रहे। खैर, ये बात ऐसी तो नहीं है, लेकिन फिर क्या बातें हैं, आखिर तारिक रहमान साहब को क्या मैसेज दिया जा रहा है जो रसिया के डेलीगेट्स हैं उनके द्वारा, और ये चीजें जो हैं सुनिश्चित होंगी सितंबर से अक्टूबर के महीने में, जब रशियन डेलीगेट से प्रधानमंत्री तारिक रहमान का एक मुलाकात होना तय है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से रशिया बांग्लादेश जो है वो ट्रेड मैकेनिज्म को बाईपास करने के लिए रूपी में ट्रेड करना चाहते हैं, और ये कहीं न कहीं किसको बाईपास करना चाह रहे हैं? ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो यूएस के सैंक्शंस लगाए गए हैं, किसके ऊपर में? रशिया के ऊपर में, रूस के ऊपर में जो सैंक्शंस हैं, तो उसके कारण से ये हो रहा है। तो आपको पता होगा कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुआ, तो यूक्रेन को जितने पश्चिमी देश हैं और अमेरिका जो हैं वो सपोर्ट कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और इसके कारण से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूस के ऊपर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए। और उन प्रतिबंधों के कारण से उन्होंने क्या किया, जो रूस का पैसा बाहर है, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट में है, तो उनमें लेन-देन करना उन्होंने लगभग पूर्णतः बंद कर दिया। तो कोई भी डॉलर का जो लेन-देन था रूस का विदेशी मार्केट से, उसे पूरी तरह से रोक दिया गया। अब जैसे ही ये प्रतिबंध लगे तो रूसी बैंक जो थे अचानक से वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उससे बाहर हो गए, और अब वहाँ के बैंकों के लिए भी ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करना था, ये लगभग असंभव सा हो गया। अच्छा, ये तो हुआ रूस के ऊपर में, लेकिन रूस का बाकी कुछ देशों के साथ भी कुछ व्यापारिक संबंध था। जैसे इस विषय में जिसमें आज हम बात कर रहे हैं, तो रूस ने क्या किया था, रूस ने बांग्लादेश के साथ मिलकर वहाँ के एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में काम किया था, जो था रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और इसमें जो लोन बांग्लादेश को चुकाना है, अब उसको चुकाने में उसको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। ये जो पावर प्लांट बना है वहाँ पे, इसमें जो रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम है, उसके टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट से बना है। अब ये जो पाबंदियाँ लग गई हैं, अब इसके कारण से बांग्लादेश चाह रहा है कि वो पैसे जो हैं वो रूस को लौटा दे, लेकिन वो लौटा नहीं पा रहा है। अगर आप प्रोजेक्ट कॉस्ट देखेंगे तो कहीं न कहीं पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो 12 बिलियन डॉलर के आस-पास में है। लेकिन अभी जो है इन लोगों को सिर्फ़ रीपेमेंट करना है, जो इंटरेस्ट है उसका, तो 318 मिलियन डॉलर के आसपास का रीपेमेंट है, जो कि बांग्लादेश को रूस को करना है, और बांग्लादेश करना भी चाह रहा है, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, अब रूस के लिए तो प्रतिबंध लग गए थे, तो रूस ने और बांग्लादेश ने मिलके एक तीसरा रास्ता निकाला था, वो रास्ता था युआन का। युआन, जैसा आप जा रहे हैं, चीनी जो करेंसी है, तो इसका इस्तेमाल करने का इन लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन वो तरीका भी जल्द ही फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कि जो कारण से रूस के ऊपर में पाबंदियाँ लगी हैं, बांग्लादेश और चीन के बैंक इसलिए पीछे हट गए कि कहीं उनके ऊपर भी ये सारी पाबंदियाँ जो हैं, वो ना लग जाएँ। अब ऑप्शंस कम होते देख बांग्लादेश ने एक अंतरिम इंतजाम किया और अपने लोन की पेमेंट को सोनाली बैंक में एक रूसी अकाउंट में जमा कर दिया। लेकिन अब इसमें एक पेंच आ गया। पेंच असल में क्या था कि अब अरबों डॉलर जो हैं वो वहाँ पे लटक गए हैं। अब वो तो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहे ना, वो रूस भेजे ही नहीं जा सकते हैं। अब ढाका ने भी समझौता करने की कोशिश की, उन्होंने एक दूसरा रास्ता दिखाया, ये बताया कि रूस के जो पैसे बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, इनको लोकल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाए। लेकिन मॉस्को जो है वो इस चीज़ से किसी भी तरीके से एग्री नहीं कर रहा है। अब रूस ने एक नया दांव चला है और उसमें उसने भारतीय रुपए की एंट्री करा दी है। तो अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करते हुए कारोबार अगर करते रहना है तो मॉस्को ने इसका एक विकल्प पेश किया। बांग्लादेश के साथ ये चाह रहे हैं कि जब द्विपक्षीय व्यापार जो होगा उसका निपटान जो है वो भारतीय रुपए में किया जाए। अब इसके पीछे सरल और सीधा सा तर्क ये है कि इससे कारण से व्यापार जो है वो सीधे आसानी से चल सकेगा, बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा, और पश्चिमी देशों का जो प्रतिबंध है उसका भी असर काफ़ी रूप से
कम हो जाएगा। अब इस बदलाव को आसान बनाने और पेमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो खाका तैयार करने के लिए रूस ढाका में सीधे रूसी बैंक की एक ब्रांच खोलने की अपनी पुरानी योजना को फिर से शुरू कर रहा है। अब ये जो है बातचीत, ये अभी शुरुआती दौर में है। इसको जो है अंतिम जो जामा पहनाया जाएगा वो सितंबर या अक्टूबर में बांग्लादेश रूस अंतर सरकारी आयोग की जो बैठक होगी, और ढाका के जो आर्थिक संबंध विभाग हैं, जो ईआईडी के अधिकारी हैं, वो इन वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए अपनी बातचीत की रणनीति जो है उसको तैयार करने में सक्रिय रूप से जुटे हैं। लेकिन क्या चीजें हैं जो बांग्लादेश और रूस जो है एक दूसरे से लेन देन करता है, वो भी चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो रूस ठोस फायदे इसमें ये दे सकता है बांग्लादेश को कि बांग्लादेश को गेहूं, सूरजमुखी का तेल, दालों जैसी चीजों के साथ साथ 2.8 लाख टन यूरिया खाद भी अंतरराष्ट्रीय भाव से $10 कम कीमत पर सप्लाई करेगा। अब इसके बदले बांग्लादेश जो है वो रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काफी ध्यान दे रहा है, खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, बिजली उत्पादन हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग उद्योग जो हो गए, उसमें भी सहयोगिता जो है बांग्लादेश से रूस से चाहता है। अब ये जो मामला है, अगर ये पूरा सही बैठ जाता है तो ये एक और प्रहार होगा डॉलर के ऊपर में। जी हाँ, दुनिया पिछले कुछ सालों से कोशिश कर रही है डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ने की, ताकि अमेरिका का जो प्रभुत्व है और जो सिर्फ एक करेंसी डॉलर का प्रभुत्व है उसको कम कर दिया जाए। रूस पहले भी चीन से और तुर्की से उसके करेंसी में ही व्यापार करता है, और यह कदम अगर आगे बढ़ता है और अगर रुपया जो है वो एक तरीके से डॉलर के रूप में यहाँ पे जो है बांग्लादेश के काम में आ जाता है, तो बाकी बहुत सारे देश जो हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी एक ऑल्टरनेटिव वे खोजें, और ये किसी न किसी तरीके से अमेरिका को मान्य नहीं होगा, क्योंकि यूएस डॉलर का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो खैर, असल जो कारण था कि पुतिन बांग्लादेश से रुपए में क्यों भुगतान चाहते हैं, तो आपने ज़रूर उसको अभी तक समझ लिया होगा, जान लिया होगा। आप मुझे यह बताइए कि क्या भारतीय रुपया डॉलर को रिप्लेस कर सकता है? विश्व में नहीं, कम से कम एशिया में। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके पास में ऑप्शन है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम फिर मिलें। नमस्कार।